पिछले एपिसोड में हमने कोशिश की थी कि हम जानें कि बजट जानना ज़रूरी क्यों है, और उसके अलावा फिर आम आदमी या हमारी तंजीमें जो हैं या जो हमारे एनजीओज़ हैं वो बजट में कैसे पार्टिसिपेट करें, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके अलावा फिर हमने ये भी जानने की कोशिश की कि दुनिया में जो है बजट एडवोकेसी के लिए तंजीमें किस तरह से काम कर रही हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो काफ़ी चीज़ों में हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, लेकिन चूंकि पिछला जो हमारा सेशन था वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, एक ओरिएंटेशन टाइप का था। और इस सेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हमको बजट एनालिसिस करना है या बजट को अंडरस्टैंड करना है तो उस मरहले में, उस प्रोसेस में जो हमारे बहुत सारे इस्तेलाह या टर्मिनोलॉजीज़ या शब्दावलीज़ इस्तेमाल होती हैं बजट को जानने के लिए, तो उस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फिर जो बजट का पूरा खर्चा है वो किस तरह से खर्च हो रहा है, उसमें स्कीमें किस तरह से होती हैं, उसमें हुकूमत किन सर्विसेज और ख़िदमात पे पैसे खर्च करती है। तो इन सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जो सारे हमारे अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा जो सेशन होगा ये एक बजट बेसिक्स का होगा, या जो एक तरह से आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बजट पे बेस करेगा। तो अगर हम देखें कि जो हमारा बेसिक बजट बेसिक्स है उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो आमतौर से सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बजट क्या है और बजट का जो कॉन्सेप्ट है तो उसको हम लोग कैसे समझें। तो बजट दरअसल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस आने वाले स्लाइड में कि जो बजट बुनियादी तौर से एक तरह से अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो ये आमदनी और ख़र्चे का एक स्टेटमेंट होता है या एक ब्यौरा होता है या एक तफसील होती है। और उस बजट में हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बजट का है, जो हमारे बजट डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता है, तो उसमें हम इनकम या रिसीट्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आमदनी कहाँ से आएगी और वो पैसा कहाँ पे खर्च होगा। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारे पास बजट के एक तरह से दो पहलू हैं, और पहला पहलू जो है वो आमदनी का है। देखें कि हमारा रिसीट बजट क्या है, तो आप स्लाइड से देख सकते हैं कि इसमें हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास जो मतलब टैक्स है, तो टैक्स में दो तरह का टैक्स होता है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास जीएसटी होता है। और इस तरह से अगर हम और जीएसटी को देखें कि मतलब बारीकी से, तो जीएसटी जो है वो दो बड़े टैक्स में मर्ज हो रहा है, उसमें जो है उसको जम किया जा रहा है और काफ़ी हद तक किया जा चुका है। वो है हमारा एक्साइज ड्यूटीज़ और कस्टम ड्यूटीज़। तो हमारा जीएसटी जो है अभी फ़िलहाल एक तरह से हम बात करें तो कस्टम ड्यूटीज़ और एक्साइज ड्यूटीज़ का हिस्सा है। और जीएसटी है क्या? दरअसल अगर हम जो हमारा टैक्स है उसको दो तरह से हम समझ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं उसको एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका मतलब ये है कि उसके जो इम्पैक्ट हैं या उसका जो बर्डन है वो किसी और दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे इनकम टैक्स, जब हम मतलब इनकम टैक्स की बात करते हैं और इनकम टैक्स जब हम पे लगाया जाता है तो वो हमको खुद ही देना है। तो आप इनकम टैक्स के बारे में ऐसे समझें कि इनकम टैक्स जो है या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे नाफिज होगा या प्राइवेट एम्प्लॉइज पे नाफिज होगा। और वो जो इनकम टैक्स का लिमिट है, जैसे अभी फिलहाल के लिए 12 लाख या उससे पहले 7 लाख था या उससे पहले और कम था, तो दरअसल ये हमारा इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा और तफसील में जाएं और बात करें कि दूसरा उसका हिस्सा क्या है हमारे डायरेक्ट टैक्स का, तो हमारे डायरेक्ट टैक्स का दूसरा हिस्सा जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है। जो हमारी कंपनियां हैं वो अपने जो प्रॉफिट्स कमाती हैं उसके प्रॉफिट्स पे हुकूमत एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो टैक्स नाफिज करती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स दरअसल कंपनियों पे लगाया जाता है। तो दो तरह के टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, हमारे डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा होते हैं। फिर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। इसमें जो है जो हमारा एक्साइज ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है उस पर जो है हुकूमत टैक्स लगाती है। लेकिन ये टैक्स, ये जो कंपनियां होती हैं वो हमसे इकट्ठा करती हैं। अगर आप कोई भी सामान देखें, मान लिया ये जो हमारा मार्कर है ये अगर 10 रुपए का है, इस पे हुकूमत ने अगर 10% टैक्स लगाया तो ये 11 रुपए का हो जाएगा। लेकिन ये कंपनियां जो है खुद हमसे कलेक्ट करके और वो सरकार को भेजेंगी।
तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन कहीं ना कहीं, अगर इस पे 1% 10% टैक्स से 20% हुआ तो वो बर्डन हम पे जाएगा, वो कंपनी में नहीं जाएगा। कंपनी अपना फिक्स कॉस्ट ले रही है, लेकिन वो टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि उसका बर्डन जो है वो आवाम पे शिफ्ट होता है। जैसे अभी हाल या दिनों में सरकार ने जीएसटी को जो है उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश की, उसमें इस्लाह किया। 28% था इससे पहले, उसको रिड्यूस किया, और हमारे जो है 2 स्लैब बनाने की कोशिश की। तो वो बेसिकली इस रिफॉर्म में हुकूमत ने ये कोशिश की है कि जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाए, जो उसके जो अलग अलग रेट्स हैं उसको अगर 4 में था तो 2 में किया जाए। तो ये कोशिश इसलिए हो रही है कि आवाम के पास जो हाथ में पैसा है वो टैक्स में ना जाके आवाम खुद खर्च करे या कुछ वो सेव कर पाए। तो इनडायरेक्ट टैक्स आमतौर से कहीं ना कहीं जब उसका मतलब इम्पैक्ट होता है तो वो आवाम पे जाता है। फिर हम बात करते हैं कि हुकूमत जो है वो लोन भी इकट्ठा करती है, लेकिन लोन को समझने से पहले या मतलब जो कर्ज को समझने से पहले हुकूमत एक और चीज़ करती है कि वो एक कोशिश करती है कि वो अपने जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अभी हालिया दिनों में एलआईसी की बात हो रही थी कि सरकार जो है एलआईसी में कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इससे पहले हुकूमत ने ये कोशिश किया है कि उन्होंने एयर इंडिया को बेच दिया। तो हुकूमत कहीं ना कहीं जो है जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है, जो उनके एसेट्स हैं, तो उनको भी बेच के कुछ पैसे इकट्ठा करती है जो हमारे रिसीट बजट का हिस्सा होता है। एक और जो है एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने तो मतलब टैक्स की बात की और जो सारे लोन की बात की, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन हुकूमत नॉन टैक्स भी इकट्ठा करती है। पिछले एपिसोड में हमने इस पर बात किया भी था। और नॉन टैक्स को जो है हम ऐसे समझें कि सरकार जिन कंपनियों से मुनाफा लेती है वो मुनाफा उसका नॉन टैक्स का हिस्सा होता है। हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि बहुत सारे जो सर्विसेज देती है उस पर वो चार्जेस लगाए। जैसे हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो हमको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, हम किसी और गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो वहाँ पे कुछ फीस होती है। इसी तरह से गवर्नमेंट पेनाल्टीज़ पे पैसे जो है मतलब इम्पोज करके और पैसे इकट्ठा करती है। तो हमारे जो ब्रॉडर टैक्स हैं मतलब वो इस तरह के हैं। फिर हम आते हैं खर्चे पे। तो खर्चे पे अगर हम बात करें तो हुकूमत जो है वो बहुत सारे उसके अपने खर्चे हैं मतलब बजट के, लेकिन अगर उसको ब्रॉडली और उसको मतलब एक तरह से देखा जाए तो हुकूमत के पास जो खर्चे हैं वो दरअसल सैलरीज पे जाती है, वो स्कीम पे खर्च करती है, वो सब्सिडीज पे खर्च करती है, वो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च करती है। लेकिन यहाँ पे जो है हुकूमत जो खर्च कर रही है बहुत सारे मतलब अपने अलग अलग जो है उसके मद हैं, उसके हेड्स हैं। लेकिन हमें इसमें जानने की ज़रूरत है कि हुकूमत जो पैसे खर्च कर रही है वो किन किन जो है तरह की सेवाएं या सर्विसेज दे रही है उन पैसों से। तो अगर हम उसको और बारीकी से समझें और जानने की कोशिश करें तो हुकूमत के पास कई तरह के जो है मतलब सर्विसेज हैं, और उन सर्विसेज को सबसे पहले हम समझें। और यहाँ पे जैसे मैंने आपसे मिसालों में कहा था कि सरकार जो है वो कर्ज लेती है, तो ये स्लाइड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से हुकूमत जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो सरकार अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचती है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल एयर इंडिया का दिख रहा है या और जो है एलआईसी का दिख रहा है। तो ये जो है सरकार अपने बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए या जो अपने असासे हैं उसको बेच करके वो पैसे इकट्ठा करती है। अगर हम लोग और मिसालें इसमें देखना चाहें तो हुकूमत जो है वो टैक्स में कैसे पैसे वो करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको एक मिसाल दिया था। इसमें अगर हम बात करें तो एक बड़ा जो पैसा सरकार इकट्ठा करती है वो इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करती है, और आम आदमी जो है उसकी अदायगी करता है, उसको भरता है। इसीलिए जो अभी फ़िलहाल एक तरह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, और जो इनकम की गैर बराबरी है आमदनी की, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं टैक्स रिफॉर्म के ज़रिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वो लोगों को राहत दे। अब वो देखा जाएगा कि वो आवाम पे उसका कितना असर होता है, वो हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो हम फोकस करें खर्चे को लेकर के। जैसे हमने एक रिसीट साइड की बात किया, तो अभी हम टैक्स पार्ट पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सरकार के जो खर्चे हैं या व्यय जिसे हिंदी में कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हुकूमत के पास 1 रुपए का बजट है तो वो बजट जो है वो 2 तरह के खर्चों पे मुनहसिर होता है। 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो रेवेन्यू और कैपिटल होता है। तो इसको हम लोग मिसाल से ऐसे समझें कि सरकार के पास अगर 1 रुपए है और उसको मतलब खर्च करना है, और हम एजुकेशन का एग्जाम्पल लें
कि एजुकेशन में हुकूमत को 1 रुपये खर्च करना है तो वो रेवेन्यू और कैपिटल पे कैसे वो खर्च करती है। तो अगर हुकूमत ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और स्कूल बिल्डिंग बनाया, तो स्कूल बिल्डिंग को हम ये मानेंगे कि हुकूमत ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो सरमायाकारी है या जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कैपिटल इसलिए है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, स्कूल जो है वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं बनता है, बल्कि वो 30, 40, 50 साल सोच के बनाया जाता है। तो जो भी लॉन्ग टर्म खर्चा है, एक लंबे वक्त के लिए है, वो कैपिटल खर्चा कहलाता है। लेकिन जहां पे रेवेन्यू खर्चे की बात होगी तो हुकूमत टेक्स्ट बुक दे रही है बच्चों को, हुकूमत मिड डे मील दे रही है, हुकूमत जो है यूनिफॉर्म दे रही है, हुकूमत स्कॉलरशिप दे रही है, हुकूमत उन्हीं स्कूलों को मेंटेन कर रही है। मान लिया उसमें जो है पुताई करना है, उसमें कोई चीज़ मरम्मत करना है, तो वो खर्चा जो है हमारा बुक होगा रेवेन्यू में। तो आमतौर से जो कैपिटल खर्चा है उसको हिंदी में पूंजीगत खर्चा कहा जाता है, हिंदी में जो इस्तेलाह है उसकी, और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग राजस्व खर्चा बोलते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि हमारे बजट बुक, जब बजट बनता है तो हुकूमत ये भी डिसाइड करती है कि हमको रेवेन्यू पे कितना खर्च करना है, टीचर्स के सैलरी पे कितना जाना है, टीचर्स के जो है और दूसरे फैसिलिटीज़ पे कितना जाना है, हमें जो है टेक्स्ट बुक पे कितना खर्चा करना है, लेकिन स्कूल बिल्डिंग में हमें कितना खर्चा करना है वो भी डिसाइड करती है। बजट जो है इन्हीं जो है मतलब कैटेगरीज में वो बजट बनता है कि हमको अगर 1 रुपये का बजट है तो हमें डिसाइड करना है कि रेवेन्यू खर्चा कितना चाहिए और फिर हमें कैपिटल खर्चा कितना चाहिए, और वो बुनियाद होता है हमारे पूरे बजटिंग का। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि सारे डिपार्टमेंट, बल्कि ओवरऑल जो बजट है उसमें भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 रुपये का बजट है तो कैपिटल खर्चा कितना है और रेवेन्यू खर्चा कितना है। अगर कैपिटल खर्चा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही है, और वो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है वो उसको कट डाउन कर रही है। लेकिन दोनों की जरूरत है। इसी तरह से अगर हम मतलब आगे देखें कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या खिदमात दे रही है, मतलब अपने बजट से, जो हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 रुपये का अगर बजट हुकूमत का है तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो उनका टारगेट है वो ये है कि सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज को देना। तो हमारे जो 1 रुपये के बजट हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 हिस्से हमारे, पहला हिस्सा जो है वो समाज के और कम्युनिटी से मुतालिक जो खिदमात हैं उन पे जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वही 1 रुपये के बजट में जनरल सेक्टर पे जाएगा, वहां पे जनरल सर्विसेज हमें मतलब प्रोवाइड करनी है। फिर तीसरा हिस्सा जो होगा वो इकोनॉमिक सर्विसेज पे होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि जनरल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर या सोशल सेक्टर किसको सरकार को तरजीह देनी चाहिए, तो यहाँ पे ये हम मान सकते हैं कि हुकूमत को तीनों सेक्टर में जरूरत है कि वो तीनों को तरजीह दे, लेकिन ये है कि किसी सेक्टर के कॉस्ट पे दूसरे सेक्टर को नेग्लेक्ट ना करे, ये सबसे अहम जरूरत है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि हुकूमत के पास जो सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज हैं या सोशल सर्विसेज हैं उसमें अहम चीज़ें क्या हैं, तो अहम चीज़ें हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास सैनिटेशन है, सोशल सिक्योरिटी है। अगर हम थोड़ा और इसमें आगे जाएं तो अगर हम बात करें कि माइनॉरिटीज़ का बजट कहाँ आएगा, दलितों का बजट कहाँ आएगा, ट्राइबल का बजट कहाँ आएगा, या फिर जो हमारे माजूर लोग हैं उनका बजट कहाँ आएगा, बच्चों के लिए बजट कहाँ पे होगा, औरतों के लिए कहाँ पे होगा, तो वो हमारे सोशल सेक्टर का हिस्सा होगा। इससे वो फायदा उठाएंगी, लेकिन ये जो कम्युनिटीज हैं वो यहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनके जो बजट हैं वो कवर होते हैं सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस के बजट में। अब अगर हम लोग बात करें कि जनरल सर्विसेज क्या है, तो पब्लिक वर्क्स है। तो गवर्नमेंट का जितना भी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क है, चाहे वो CPWD हो या और भी दूसरे डिपार्टमेंट है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उनका बजट है। पुलिस का बजट है, डिफेंस का बजट है, एडमिनिस्ट्रेशन का बजट है। लेकिन यहाँ पे मैं और आपसे जिक्र करना चाहूँगा, इसके अलावा पेंशन, जो सरकार एम्प्लॉइज को पेंशन दे रही है उसका बजट भी इसके अंदर आएगा। और हुकूमत जो कर्जे ले रही है, जैसे हमने कहा कि आमदनी के जराये में कर्ज एक बड़ा जो है मतलब फैक्टर है, लगभग 1/3 जो है हमारे टोटल आमदनी का कर्ज से आता है। जो भी हमारा बजट है उस पे जो है अगर बुकिंग होगी खर्चे की तो वो जनरल सेक्टर में होगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हुकूमत के पूरे खर्चे में, जैसे मैंने 1 रुपये का जिक्र किया आपसे, तो 1 रुपये के खर्चे में हुकूमत लगभग इंटरेस्ट पेमेंट पे वो जो है 23 पैसे 24 पैसे खर्च कर देती है। मतलब जो क्वार्टर ऑफ द बजट है वो हुकूमत इंटरेस्ट पेमेंट पे लगा देती है। उसके बाद इन सब में आता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो इसमें बुक होगा जनरल सर्विसेज में। उसके बाद हम बात करते हैं कि
जो इकोनॉमिक सेक्टर है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर को हमारा बताने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे जो है मतलब अर्बन डेवलपमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, टूरिज्म भी है, पावर भी है, एनर्जी भी है, उसके अलावा फिर रेलवेज भी हैं, उसमें सिविल एविएशन भी है। तो बहुत सारे सेक्टर्स जो है इसके अंदर आएंगे। इसमें जो है बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है। तो इकोनॉमिक सेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये सेक्टर्स जो है कहीं ना कहीं आवाम में आमदनी का जरिया पैदा करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, उसके अलावा हुकूमत भी इससे कुछ कमाती है। ये पर्पज है इस सेक्टर का। तो तीनों ही सेक्टर बहुत अहम है, लेकिन हमें जो है ये इस बात की जरूरत हमें है कि सरकार जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे क्या खर्च कर रही है। तो यहाँ पे मिसालों के जरिए अगर हम समझें, तो अगर सरकार की प्रायोरिटी हमें देखना है तो सोशल सेक्टर में हुकूमत को चूंकि इसलिए ज़्यादा खर्चा करना है कि इससे जो है अफराद तैयार होंगे, इससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, इसी से जो है कंट्री का ग्रोथ होगा। तो इस पे जो है अगर हुकूमत पैसे घटाती है और यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इग्नोर कर रही है, उसको नेग्लेक्ट कर रही है। तो एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी का खर्चा होना चाहिए, मुश्किल जो है वो 3 से 4% के बीच में है। हेल्थ पे 3% जीडीपी का होना चाहिए, लेकिन मुश्किल जो है वो 2 से 3% के बीच में है। 3% हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, 2 से कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो ज़रूरत थी हुकूमत को कि वो सोशल सेक्टर को ज़्यादा तरजीह दे, और इसमें भी जो है हुकूमत रिफॉर्म करे बहुत सारे एरियाज में, जहाँ पे कि मतलब वो पैसे हमें सोशल सेक्टर में डाइवर्ट करने दिए जाएं। अब जैसे एग्जांपल हम अगर लें तो सोशल सेक्टर का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे अगर हुकूमत सोशल सेक्टर में खर्च करना चाह रही है तो एजुकेशन एक बड़ा उसका जो है मतलब सब्जेक्ट है और एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा हेड है। फिर अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी जो है हुकूमत के लिए एक बड़ा जरिया है। जनरल सेक्टर की बात करें तो जनरल सेक्टर में जैसे हमने आपसे जिक्र किया था कि पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट भी आएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक सर्विसेज के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्विसेज के बारे में हमने आपसे ऑलरेडी जिक्र किया कि इसमें जो है बड़े ऐसे जो है विभाग और मंत्रालय आते हैं कि जो वो मतलब कोशिश करते हैं कि लोगों के दरमियान रोजगार पैदा हो, उनकी आमदनी बढ़े। तो ये सारी मिसालें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब उसके बाद अगर छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखना चाहें तो हुकूमत जो है वो अगर 1 रुपए का बजट है तो वो खर्च कैसे करती है। मान लिया हमने बताया कि ये सर्विसेज होंगी, खर्चे का नेचर ये होगा, रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा, लेकिन वो पैसे नीचे कैसे जाते हैं वो सबसे अहम चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो हम 1 रुपए के बजट का ही मिसाल लें तो हुकूमत जो है वो 1 रुपए के बजट को 2 तरीके से खर्च करती है। हुकूमत या तो इदारे बनाएगी या फिर स्कीम बनाएगी। तो अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा। हम फिर जो है मिसाल एजुकेशन सेक्टर से लेते हैं, तालीम के जो है शोबे से लेते हैं, और उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सरकार कैसे इदारे बना रही है और कैसे स्कीम बना रही है। तो अब एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, मिड डे मील, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कीम है, लेकिन इसके साथ साथ स्कॉलरशिप स्कीम भी है। हुकूमत के पास जो है अगर आप मिसाल के तौर पे इदारे की बात समझें तो नवोदय विद्यालय सबसे आसान है, जिसको हर कोई जानता है। हर जिले में नवोदय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय हर किसी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय जो है लगभग मुल्क के कई जगहों पे है। IIM, IITs, एम्स, तो ये सारे जो इदारे हैं ये हुकूमत इसको मुस्तकिल तौर पे चलाती है और ये मतलब तालीम दे रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय एक अच्छी तालीम दे रहा है, नवोदय विद्यालय की तालीम भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा हुकूमत जो है फिर अगर देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दूसरे सेक्टर में बनाया उन्होंने। मतलब आप हेल्थ एजुकेशन के अलावा भी अगर जाएं तो रोजगार के मामले में भी उनके पास इंस्टीट्यूशन है, उसके अलावा फिर डिफेंस के मामले में भी इंस्टीट्यूशन है। तो इदारे बहुत सारे हैं अलग अलग मकसद के लिए। अगर स्कीम की मिसाल लें तो समग्र शिक्षा अभियान जो कि राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। राइट टू एजुकेशन जो कि एक तरह से हमारा जो है बुनियादी तालीम के लिए एक एक्ट है, और उस एक्ट को नाफिज करने के लिए हमारे पास समग्र शिक्षा अभियान है। पहले सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था। तो सरकार जो है वही 1 रुपए या तो इदारा बना के खर्च करेगी या तो स्कीम शुरू करेगी। तो हमें दोनों के बारे में जानना जरूरी है। नवोदय विद्यालय आमतौर से जिलों पे है, केंद्रीय विद्यालय आमतौर से सेलेक्ट पॉकेट्स में है, लेकिन जो समग्र शिक्षा अभियान है वो मुल्क के तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। चाहे वो उन स्कूलों में सिविल वर्क हो, चाहे उन स्कूलों में जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए हो कुछ मतलब सपोर्ट, कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम हो, टॉयलेट का काम हो, ऐसे यूनिफॉर्म का मसला हो, स्कूल के रंगाई पुताई और मेंटेनेंस का मामला हो। तो समग्र शिक्षा अभियान भी ज़रूरी है, लेकिन जो इदारे चल रहे हैं वो भी जो है उसी 1 रुपए के बजट का हिस्सा होते हैं। तो हमें जो है दोनों ही चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है
वो जो स्कीमें हैं उसको रन कैसे, मतलब उस रन कैसे करती है, तो उनके पास उसके लिए मंत्रालय हैं। जैसे मनरेगा को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इसी तरह से जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की स्कीम है उसके लिए हुकूमत के पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। लेकिन हुकूमत के पास NSKFDC भी है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो ये इदारा जो है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो हमारे जो मंत्रालय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, इसी तरह से स्टेट लेवल पे, सूबों के लेवल पे, फिर जिलों के लेवल पे, वो इंप्लीमेंटिंग उसके एक एजेंसी के तौर पे भी काम करते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर हम बात करें माइनॉरिटीज की या दलित की, आदिवासी की, तो उनके मंत्रालय जरूर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या कहा है, क्या बनाया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। वहां पे हमें फॉर्म डालना है, वहां पे एप्लीकेशन हमें डालना है, वहां से हमको बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरने के वो मिलेंगे, और इसी पोर्टल के जरिए हमारे सारे इन्फॉर्मेशन जब जमा हो जाएंगे तो फिर हमारा जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आएगा। तो ये बुनियादी चीजें जो बजट बेसिक्स की थी वो हमको जानना इसलिए जरूरी है। अब हम आते हैं कि जो स्कीमें हैं, स्कीमों की क्या कैटेगरी है। स्कीमें भी कई तरीके की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बजट बुक देखेंगे, कोई किसी स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे दो तरह की होती है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडेड स्कीम है। उसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। वो पोस्ट और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो सेंट्रल सेक्टर का पार्ट है, इसलिए कि उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। पेंशन स्कीम्स हैं जो आमतौर से आपने देखा होगा बुजुर्गों के लिए, बेवाओं के लिए, जो माजूर हैं उनके लिए, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब यह हुआ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारे सूबे हैं दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं, दोनों ही मिलकर पैसा लगाते हैं। तो जैसे यहां पे हम मिसाल के तौर पे देख सकते हैं कि मनरेगा है, तो मनरेगा में जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा लगाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा ज्यादा आता है। फिर हमारे पास नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये भी जो है स्कीम रोजगार के लिए है और ये पूरे ग्राम पंचायत लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है। इसमें भी जो है हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देती है 60% के आसपास, 40% जो है वो हमारे स्टेट देते हैं। इसी तरह से हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, समग्र शिक्षा की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये हमारे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे दो तरह की स्कीमें हो गई। एक पूरी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरी तरह से पैसा देती है, फंड करती है। हाँ, स्टेट उसमें इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो दोनों के ताउन से चलती है, दोनों के जो है शिरकत से चलती है, तो उसमें ये एग्जाम्पल है। लेकिन हमारे यहाँ जब हम स्टेट में होते हैं तो हमारे यहाँ स्टेट स्कीम भी होती है। तो हमारा उत्तर प्रदेश है या बिहार है या वेस्ट बंगाल है, ये सारे सूबे जो है वो हमारे स्टेट स्कीम चला रहे हैं, और कई जगहों पे जो स्टेट स्कीम है वो सेंट्रल स्कीम से बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए कि चूंकि वहां पे लोकल जो जरूरत है उसके हिसाब से वो स्टेट जो है अपने स्कीमों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मतलब स्कीमें हैं। जैसे एक स्कीम केरला की है कुदुमश्री, जो इंडिया की सबसे बेस्ट स्कीम है, और इसको लेकर के मतलब इसकी अच्छाई को लेकर के NRLM बनाया गया, मतलब वो मॉडल केरला का कॉपी करके सेंट्रल लेवल पे लाया गया। इसी तरह से कन्याश्री स्कीम है वेस्ट बंगाल में, जो बच्चियों के मतलब अर्ली मैरिज को रोकने के लिए, ड्रॉप आउट रोकने के लिए बनाया गया। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे मतलब चलाई जा रही हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन उनसे बेहतर स्कीमें हमारी स्टेट की हैं। तो हमें जो अगर देखा जाए तो बजट बेसिक्स में बुनियादी चीजें जो हमें समझने की हैं वो ये है कि बजट है क्या, बजट से जो है हमारे अलग अलग खिदमात या अलग अलग सर्विसेज हैं वो किस तरह के दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सोशल सेक्टर, जनरल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, साथ साथ जो हमारा खर्चा होता है उसका नेचर क्या है, मतलब वो शॉर्ट टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म वाला है, कैपिटल है या रेवेन्यू है। उसके अलावा फिर एक जो अहम चीज है कि स्कीमें किस तरह की हैं, और हुकूमत जो अपना 1 रुपए का बजट है वो कैसे खर्च कर रही है, स्कीम के जरिए खर्च कर रही है या वो अपने किसी इदारे के जरिए खर्च कर रही है। एक आखिरी स्लाइड जो मैं आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जो सरकार है वो अपना पैसा रखती कहाँ है। मतलब जैसे हम सबके पास अगर कोई इदारा चला रहे हैं तो करंट अकाउंट होता है, जो आम आदमी अपना अकाउंट खोलता है वो सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन
हुकूमत के पास जो है वो पैसा रखने के लिए कौन सा फंड होता है। वो हुकूमत पैसे जो है, हमने कहा कि बजट में आमदनी भी होती है, खर्चा भी होता है, तो वो कौन सी जगह है जिसमें वो पैसे रखे जाते हैं और वहां से वो पैसे अलग अलग इदारों को, सूबों में या ज़िलों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास एक तरह से जो बैंक है वो 3 तरह का है। पहले को हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग कंटिजेंसी फंड बोलते हैं, और तीसरे को हम लोग पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा एक अकाउंट है सेविंग या करंट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि हमारी सैलरीज आती हैं या हमारे आमदनी का कोई हिस्सा उसमें जाता है, फिर उसके बाद हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे विड्रॉ करते हैं। तो एक अगर बजट की बात करें तो हमारा बजट दरअसल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ये एक बैंक है, यहाँ पे आमदनी आती है और यहाँ से जो है खर्चा होता है, और इसमें जो है खर्च करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे हमारे लोकसभा हों, राज्यसभा हों, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहाँ से उनका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। जब जो हमारा बजट पास होता है तो हमारे बजट पास होने के टाइम में हुकूमत जो है 2 तरह का बिल लेके आती है। पहला बिल जो होता है वो फाइनेंस बिल होता है, जिसको फाइनेंस एक्ट बनाया जाता है। सरकार कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा करने वाली है वो फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट के जरिए जो है उसको जो है इकट्ठा किया जाता है। खर्चा कहाँ करना है उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल, खर्चा का बिल लेके आती है, उसको एप्रोप्रिएशन एक्ट बनाया जाता है। लेकिन उसमें ज़रूरत इस बात की है कि उसका अप्रूवल हमारे जो लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से होना चाहिए। ये जो कंटिजेंसी फंड, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको क्यों बनाया गया। ये बहुत अहम सवाल है कि कंटिजेंसी फंड की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल क्या होता है कि हमारे जो मतलब बजट होते हैं वो पूरे साल के लिए होते हैं, लेकिन उसमें कोई साइक्लोन, कोई जो है आपका अर्थक्वेक या कोई सैलाब, उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता है। तो हुकूमत ये करती है कि उन्होंने एक फिक्स अमाउंट 1000 करोड़ का या 5000 करोड़ का एक फंड बना रखा है। एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपसे। तो अगर हमको अचानक कहीं साइक्लोन आ गया, अचानक कहीं बाढ़ आ गया, वहाँ पे स्कूल बर्बाद हो गए, हेल्थ सेंटर चला गया, लोगों के घर टूट गए, तो होता क्या है कि हर पैसे के लिए अप्रूवल होना चाहिए। हमारे सेशन जो है 3 ही होते हैं, मानसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन। तो उस बीच में अगर कोई ऐसी मतलब अनफॉर्सीन चीज़ आई कि जहाँ पे सेशन नहीं है, तो अप्रूवल कहाँ से आएगा। तब लाइन डिपार्टमेंट वो अपने गवर्नर के मतलब अप्रूवल से या प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वो पैसे खर्च कर सकते हैं। बाद में उसको जो है जा करके सेशन में अप्रूव कराना पड़ेगा। जब जो भी सेशन आएगा तो उससे अप्रूवल होगा, फिर ये जो पैसा खर्च हुआ है ये ऑटोमेटिकली फिर इसको फिल किया जाएगा। तो ये एक तरह से मतलब किसी भी अनफॉर्सीन सिचुएशन, आफत या तूफान या मतलब ऐसे वक्त के लिए है कि जहाँ पे इस पैसों को इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा अगर ऐसे हालात पैदा हो गए। ये जो अकाउंट है पब्लिक अकाउंट, ये आमतौर से हमारा अकाउंट है। इसमें हम पीएफ का पैसा रखते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा रखते हैं। उसके अलावा हुकूमत बहुत सारे जो मतलब इस तरह के अवामी फंड जो है वो इसमें जमा करती है। लेकिन ये भी बजट में काम आता है। गवर्नमेंट को जब उधार लेना होता है तो यहाँ से वो काफ़ी पैसे उधार लेकर के बजट में डालती है, वहाँ से हुकूमत जो है इनको रिपे करती है और इंटरेस्ट भी पे करती है। तो ये भी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। तो 3 ऐसी जो है ये अकाउंट हैं जिसको हमें बहुत जानना ज़रूरी है अगर हम बजट को समझ रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह हम लोग अगले उसमें एपिसोड में कोशिश करेंगे कि बजट बनता कैसे है और उसका पूरा टाइम पीरियड क्या है और उस टाइम पीरियड में हम कैसे शिरकत कर पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड के लिए।